सिर्फ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट था ना वही सब लगेगा। स्पीड कितनी दी है मैंने, और सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना लगता है, कम है। इसका मतलब बीच में सर्कुलर मोशन छोड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा, है ना। किस एंगल पर जाएगा, कहाँ पर से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेगा वो पहले फाइंड करो, और उसके बाद हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन से मैक्सिमम हाइट और निकालनी पड़ेगी थोड़ी सी। लास्ट के डायरेक्टली लास्ट के अगर सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में हो जाएगी, और अगर उस समय पे वो 2 से ऊपर नहीं गया तो बट स्पीड जीरो कभी होगी ही नहीं उसकी, काइनेटिक एनर्जी जीरो कभी नहीं होगी। मैक्सिमम हाइट पर भी वो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी रहेगा तो भी कुछ तो वेलोसिटी रहेगी ना उसके पास, है ना। ठीक है, u √5 gl से कम है तो ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा सर्कुलर मोशन, तो बीच में सर्कल को लीव करेगा। कहाँ लीव करता है, एट पी पॉइंट, जहाँ पर ये फाइव कुछ दिख रहा है मुझे एंगल, वो फाइंड कर लूँगा मैं। कैसे फाइंड करूँ, हाँ, और वर्क एनर्जी, है ना, और वर्क एनर्जी। ठीक है, तो उस पॉइंट पर, या फिर रेडीमेड रिजल्ट था हमारे पास लास्ट टाइम डिराइव किया था, वो यूज़ कर सकते हैं। क्या था रेडीमेड रिजल्ट, u इज इक्वल टू √of gl 3 cos phi +2, ऐसे कुछ था क्या, है ना। इससे डायरेक्टली फाई आ जाएगा। है ना, था ना ऐसा, उससे डायरेक्टली आ जाएगा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, अगर ये भूल जाते हो तो वहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं बना देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। तो पी पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या क्या आएगा, एक होगा टेंशन, वर्टिकल से कितना एंगल, वर्टिकल से यही एंगल होगा फाई, और क्या होगा, ग्रेविटी का फोर्स होगा, और क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो इक्वेशन बनाओगे सेंट्रीपिटल का तो क्या आएगा, T प्लस mg cos phi इज इक्वल टू m इंटू वी एट p का स्क्वायर, और r नहीं l है। अब यहाँ पर t कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लीव कर रहा है सर्कुलर मोशन को। तो t 0 का मतलब क्या हो जाएगा, vp आ जाएगा, vp स्क्वायर कितना आ जाएगा, m कट जाएगा, gl cos phi। अब इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करोगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या क्या आएगा,
वर्क एनर्जी थ्योरम से या कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कर सकते हो। तो 0 वर्क डन बाय टेंशन डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, टेंशन का वर्क 0, डेल्टा के कितना हो रहा है फाइनल, हाफ एम वी पी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस डेल्टा यू कितना होगा एम जी इंटू कितना ऊपर चला गया है एल इंटू 1 प्लस कॉस फाई, वैल्यूज पुट कर लो। तो हाफ एम वी पी स्क्वायर कितना है जी एल कॉस फाई माइनस हाफ एम यू स्क्वायर कितना है 4gl प्लस एम जी एल 1 प्लस कॉस फाई, इससे फाई मिल जाएगा। टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा कॉस फाई प्लस 2 कॉस फाई 3 कॉस फाई हो गया, और इसमें क्या है -2 और कितना हो जाएगा इधर नहीं 4 होगा ना, तो -4 और +2 मतलब -2, 2 से मल्टीप्लाई किया था मैंने वो भूल गया बीच में, तो कॉस फाई कितना आ जाएगा 2/3, ऐसा आना चाहिए था, ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो 2/3 आ गया। इसके बाद क्या करोगे आप, तो इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा, है ना, इस पॉइंट से जो पार्टिकल है वो किधर जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि अब टेंशन 0 हो गया, तो अब इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, किस स्पीड से, वीपी उसका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होगा जो कि फाई ही होगा ना, है ना, तो प्रोजेक्टाइल हो गया जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाई है और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वीपी है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, फॉर्मूला है हमारे पास, तो नाउ इन प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसका फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, यू स्क्वायर, यहाँ पर वी पी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाई ही है और 2g, हाँ वो इसमें मैक्सिमम हाइट सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा है, बाद में ऐड कर लेता हूँ। तो यू वी पी स्क्वायर कितना होगा, वी पी स्क्वायर इधर था, क्या हो जाएगा जी एल कॉस फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई अपॉन 2g, मतलब कितना हुआ L/2, और कॉस फाई कितना है 2/3, साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा 5/9, है ना, तो इंटू 2/3 इंटू 5/9 अपॉन 2 कितना हुआ 5L/27, तो टोटल हाइट कितना हुआ फिर, एक तो L + L cos फाई ऑलरेडी जा चुका था, तो टोटल हाइट इज L इंटू 1 प्लस कॉस फाई प्लस 5L/27, और ये कितना हो जाएगा cos फाई इज 2/3, 2/3 का मतलब कितना हुआ 5/3, हाँ, तो 5L/3 प्लस 5L/27 इज 50L/27, जो कि 2L से छोटा ही है डेफिनेटली। सर्कुलर मोशन में नहीं, कैसे जाता, जब तक स्ट्रिंग टॉट ही नहीं रहेगी वो जाएगा कैसे, हाँ, जिससे मान लो ये ऐसा होगा, यहाँ से मान लो ऐसा पॉसिबल है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ से गया, लेकिन यहाँ पर फिर से वो सर्कल के ऊपर कहीं चला गया, तो वापस सर्कुलर मोशन वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, तो टॉप पर तो पहुँच नहीं पाएगा, वो तो इम्पॉसिबल सिचुएशन है।
इसी में मैं काम कर रहा हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ जी एल, ये सब जो भी है, सच दैट इसको ओ ले लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल ऊपर आए, इसके लिए यू कितना होना चाहिए? मतलब क्या होगा, यहाँ कहीं से बीच में से वो सर्कल को छोड़ देगा और प्रोजेक्टाइल ऐसा होगा कि इससे पास करेगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल तो कहीं से पास कर सकता है ना, प्रोजेक्टाइल तो इससे भी पास कर सकता था, इससे भी पास कर सकता है, वो डिपेंड करेगा यू की क्या वैल्यू रख रहे हो।
स्टार्ट उल्टा करोगे, पहले प्रोजेक्टाइल से स्टार्ट करो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल से वो एंगल मिलेगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करने का पहला कंडीशन क्या होता था कि जहां से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो रहा है वहां पर ओरिजिन लेना है ना। और मैं जब भी ऐसा लिखता हूँ तो मेरे दिमाग में उल्लू का चेहरा आता है। ये जब भी मैं 0,0 लिखता हूँ ना तो मेरे दिमाग में उल्लू का चेहरा आता है हमेशा, जब भी लिखता हूँ। तो उल्लू अच्छा होता है ना, खूबसूरत होता है बहुत। तो यहाँ ओरिजिन है अगर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? नहीं, मैं एक्स इधर ही लेने वाला हूँ, इधर वाई लेने वाला हूँ, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसके बराबर है ना, इतना ही होगा ना एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट इतना होगा नेगेटिव में, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये कितना होगा, एल साइन फाई होगा। और y कितना होगा, तो y होगा माइनस में इतना, और ये कितना है l प्लस एल कॉस फाई, लेकिन माइनस में है। इस पॉइंट को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पुट करो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता था, एक्स टैन थीटा, थीटा की जगह यहाँ फाई ही है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर फाई, यही होगा। अब u की जगह क्या आएगा, वीपी आएगा। वीपी कितना होगा, वही जो फाइंड किया था, जीएल कॉस फाई का रूट है ना। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था वैसे ही बनेगा, कुछ नया नहीं है, तो वहां से कॉपी भी कर सकते हैं हम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, पी पॉइंट पर क्या क्या फोर्स, एक टेंशन, एक ग्रेविटी फाई, और एक इधर ही एसी। इक्वेशन क्या होगा अलॉन्ग सेंट्रीपिटल, टी प्लस एम जी कॉस फाई इज इक्वल टू एम वी पी स्क्वायर बाय एल, और अगेन टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इससे वी पी स्क्वायर कितना आएगा, एम तो कट जाएगा, जी एल कॉस फाई। अब इसको हम वी पी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, और बाकी एक्स और वाई की जगह ये दोनों, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो सिर्फ फाई में एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। कॉस फाई का क्यूबिक बनता है ना। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y की जगह पुट करेंगे हम लोग माइनस एल 1 प्लस कॉस फाई, इतने में आएगा भी नहीं इतना बड़ा इक्वेशन, इज इक्वल टू एक्स मतलब कितना, एल साइन फाई इंटू टैन फाई, माइनस जी एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन 2 वी पी स्क्वायर का मतलब जी एल कॉस फाई, और नीचे और क्या आएगा, कॉस स्क्वायर फाई और आएगा, तो यहाँ क्यूब हो जाएगा।
इससे बहुत सारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, एल कैंसिल हो जाएगा, सारा जी कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 cos क्यूब फाई से मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, तो सो दैट डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचे, ठीक है। तो 2 cos क्यूब फाई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या टर्म्स आएंगे, 2 cos क्यूब फाई प्लस 2 cos रेज टू पावर 4 फाई प्लस इसमें क्या क्या आएगा, साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस फाई था वो कट जाएगा तो 2 बचेगा और कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, माइनस इसमें से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां में साइन स्क्वायर है उसको कॉस स्क्वायर में बदल लेते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया है। इसमें से क्या आएगा, साइन स्क्वायर फाई का मतलब 1 माइनस, तो 1 से तो 2 कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा और माइनस 2 कॉस रेज टू पावर 4 फाई हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या आएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कट गया लकीली, हाँ प्लस और माइनस होगा, है ना, हाँ उल्टा होगा, ठीक है। तो 2 कॉस क्यूब फाइव प्लस ये सब आ गया, जो भी आना था आ गया, ये हो गया 3, है ना। बट मुझे लगता है कि उसको साथ में रख, अलग अलग ही ठीक है वो। 2 कॉस क्यूब फाइव प्लस 2 कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस फाइव माइनस कॉस फाइव माइनस 1, इस तरह से कुछ हो सकता है ना। कॉस फाइव प्लस माइनस किया है तो कुछ फैक्टराइज होने का चांस है। तो फर्स्ट में से क्या कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर फाइव, 2 कॉस स्क्वायर फाइव कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, कॉस फाइव प्लस 1। फिर दूसरे वाले में से कॉस फाइव कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, कॉस फाइव प्लस 1। फिर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो कॉस फाइव प्लस 1। तो इससे क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस फाइव माइनस 1 इंटू कॉस फाइव प्लस 1। अब इसको और फैक्टराइज करना है अभी, है ना, लेकिन वो ईजी है, इसमें प्लस 2 माइनस 1 में स्प्लिट हो जाएगा वो। तो 2 कॉस फाइव मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस 1 और क्या आएगा, कॉस फाइव प्लस 1 एक और आ जाएगा, करेक्ट। तो इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या सॉल्यूशन लोगे, ये वाला कि वो वाला, पहला वाला लेंगे, ये थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। कॉस फाइव माइनस 1 का मतलब फाइव कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, हाँ फाइव पाई हो जाएगा, पाई मतलब नीचे आ जाएगा, वो इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, तो वो नहीं लेना है, ठीक है, ये वाला लेना है। तो कॉस फाइव कितना आ गया, हाफ आ गया। अब क्या करोगे इतना काम हो जाने के बाद, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो पी पॉइंट पर स्पीड भी तो पता ही है ना, इसमें कॉस फाइव पुट कर लेंगे तो पी पॉइंट पर स्पीड पता है, ये ऊपर फाइंड करना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। या हमारे पास फॉर्मूला जो रेडीमेड वाला था वो भी लग जाएगा, 3 cos 5 प्लस 2 वाला जो पहले लिखा था एक बार, वो भी लग जाएगा, उससे डायरेक्टली आ जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैं नीचे ले लेता हूँ, हाफ m u स्क्वायर
प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हाफ एम वी पी स्क्वायर, हाफ एम वी पी स्क्वायर कितना है, जी एल बाई टू है ना, तो जी एल बाई टू, और कितना होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऊपर कितना होगा, एम जी एल वन प्लस कॉस फाइव, और कॉस फाइव मतलब 60 डिग्री अगेन, तो 3/2 हो गया, तो 3/2 और इधर कितना है ना, ये तो अच्छा नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा मुझे, तो 3 प्लस 1/2 7/2 हो जाएगा। सेवन बाई टू जी एल करो, तो इसमें फिजिक्स तो बहुत कम है ना, इतना इधर है और वो थोड़ा सा नीचे है, बाकी पूरा डिफाइंड पावर, ये भी पढ़ा होगा पहले कुछ ना कुछ, रेट ऑफ वर्क डन, हाँ। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, तो पावर क्या होगा, वर्क डन का रेट मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी। अगर एवरेज पावर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, मैं यहाँ से और क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी, है ना, तो इससे क्या मतलब हुआ इसका, वर्क डन इज कितना, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, और पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स कितना होगा, तो यहीं से आ रहा है वो डेफिनेशन, पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स, इसका क्या फॉर्मूला होगा, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, और डी डब्ल्यू को कैसे लिखते थे हम लोग, वर्क डन को कैसे लिखते थे, एफ डॉट डी एस है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होता था, तो यहाँ से P कितना हो जाएगा, एफ डॉट वेलोसिटी, पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी हुई होता है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता था, ऑल फोर्सेस का वर्क इज इक्वल टू, या ऑल नहीं लिख के नेट लिख देता हूँ, नेट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, यही होता था। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ दोनों साइड तो क्या मिल जाएगा मुझे, बट ये तो पावर हो जाएगा ना,
तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नेट पावर delivered to a system by all forces is equal to कितना, rate of change of kinetic energy. क्या इसको वापस फैक्टराइज किया तो क्या आ जाएगा, 2 cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1। इसको तो फैक्टराइज कर ही सकते हो ना, इससे आएगा 2 cos थीटा माइनस 1 और एक और फैक्टर आएगा 1 + cos⁵, एक और 1 + cos⁵ था इसलिए स्क्वायर कर दिया। अब क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन ग्राफ में से है। पावर वाट में है, ग्राफ सर्कुलर दिया हुआ है, मतलब एक क्वार्टर ऑफ अ सर्कल होगा। नहीं 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 नहीं, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है वो, सेंटर ओरिजिन पर ही है। हो सकता है दोनों अलग अलग एक्सिस है ना, तो मैंने स्केल अलग अलग ले लिया होगा तो नहीं हो सकता है। तो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल बोल रहा हूँ, तो सेंटर अगर वहां नहीं होगा तो फिर क्वार्टर कैसे बनेगा वो।
एरिया कैसे फाइंड करोगे? पाई इंटू ये रेडियस इंटू ये रेडियस ऐसे करके करते हैं। ये एक्चुअली एलिप्स होता है, ठीक है। तो उसका एरिया होगा पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू इधर वाला इंटू इधर वाला, और बाई 4 भी करोगे, क्वार्टर है तो, ठीक है। अगर देखो मैंने अगर 4 भी दिया होता तो भी उसको एलिप्स मानना पड़ता, क्योंकि यूनिट तो डिफरेंट रहेगा ही ना। एक 4 मीटर, एक 4 वाट रहेगा, एक 4 सेकेंड रहेगा, तो दोनों इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, है ना। यूनिट तो कम से कम अलग अलग रहेगा ही ना, ठीक है। तो ग्राफ अगर यूनिट भी अलग है तो उसको एलिप्स ही माना जाता है। और फिर क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पाई ए बी। तो तुम्हारा जब एलिप्स हो जाएगा तो ये क्लियर भी हो जाएगा, पाई ए बी, और क्वार्टर का 1/4 कर दो बाद में। पाई ए बी फुल इलिप्स का होगा। पाई आर स्क्वायर जैसे होता है ना, तो इलिप्स का स्पेशल केस सर्कल होता है, ए और बी को बराबर पुट कर दो तो सर्कल बन गया। कितना आया? गुड। हाँ बट उसके लिए फंक्शन चाहिए। इज इक्वल टू, हाँ चलेगा। इसका डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन बनाया जाता है, y मतलब p बाई 4, x मतलब t बाई 8 का स्क्वायर, ऐसा। ये इसका डायरेक्ट इक्वेशन बन जाता है। तो तुम जो कर रहे हो शायद वही आ रहा है वो, है ना। हाँ 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 16 आ जाएगा। हाँ तो इससे हो जाएगा इंटीग्रेट करके इस। हाँ वो भी एक मुश्किल है, क्योंकि इंटीग्रेशन ही नहीं बताया गया ये वाला, है ना। हाँ इंटीग्रेशन सारा नहीं बताया गया था। क्या? हाँ बट एलिप्स का इक्वेशन ऐसे आता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब लिखते हो तो स्क्वायर नहीं होता, है ना, इंटरसेप्ट वाला फॉर्म। एलिप्स में स्क्वायर होता है, और ये स्टैंडर्ड है, ऐसा ही एलिप्स जरूरी नहीं होता, ये स्टैंडर्ड एलिप्स है। एलिप्स आड़े टेढ़े भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो उसमें 2xy एक्स वाई का टर्म भी आएगा उसमें, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, एक्स वाई भी आएगा, एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा, सब आता है, कॉन्स्टेंट भी आएगा, ठीक है। तो बहुत गंदे गंदे एलिप्स भी होते हैं, वो तो मैथ्स में पढ़ लेना। अब तो यहाँ पर तो स्टैंडर्ड एलिप्स ही लेंगे। कहाँ थे हम लोग? एरिया। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है? वर्क होगा,
तो वर्क कितना हो गया, एरिया अंडर ग्राफ कितना आएगा, पाई इंटू 4 वाट इंटू 8 सेकेंड डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 1/4 ही है इलिप्स का ये, तो कितना हो गया टोटल 8 पाई जूल, है ना, वाट इंटू सेकेंड जूल हो जाएगा। इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क कितना है 8 पाई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, हाफ इंटू 2 इंटू v² माइनस इनिशियल हाफ इंटू 2 इंटू√पाई का स्क्वायर था। तो इससे मुझे क्या मिल गया, ये 1 हो जाएगा, नहीं पाई हो जाएगा, है ना, तो पाई इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9 पाई इज इक्वल टू v², सो v इज 3√पाई। पाई वेरिएबल है ना, ये मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर k कांस्टेंट है, r रेडियस है लिखा हुआ ऊपर, और t टाइम है। पहले टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा ये फाइंड करते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, dv/dt, और dv/dt कितना आ जाएगा यहाँ से, t² का 2t। फोर्स कितना हो जाएगा टेंजेंशियल, m/at विच इज 2mk²RT। और अब पावर कितना होगा, Ft इंटू वी, है ना, और Ft इंटू वी मतलब कितना हुआ, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2mk ऐसा आ जाएगा। b इसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्यों, हाँ क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हैं हमेशा, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे ना, तो फोर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी टाइम है इसमें,
एवरेज पावर के लिए क्या करना होगा? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन 2 सेकेंड है। वर्क डन कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए हम v फाइंड करेंगे। v कितना है? कितना? टी स्क्वायर होगा। अब v एट t इज इक्वल टू 2, ये कितना होगा? 4 हो जाएगा। और v एट t इज इक्वल टू 0 कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, एवरेज पावर का मतलब क्या होगा? वर्क डन अपॉन, या तब डेल्टा छोड़ो, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन कितना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी? इनिशियल 0, टाइम कितना? 2, कितना आया? 12। ठीक, और सेकंड का क्या आया? 48 आया। हाँ, सेकंड का कैसे करोगे? तो इसी से हम क्या करेंगे, पावर क्या होता है, क्योंकि एक ही लाइन में है तो एफ इंटू वी कर देता हूं मैं। अब एफ इंटू वी, एफ क्या है ना? तो मतलब पावर क्या हो जाएगा? एम इंटू कितना? डी वी बाई डी टी, है ना? या ऐसा लिख सकते हो इसको, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो एम 3 है, ये कितना आएगा? 2t आ जाएगा, करेक्ट। और ये कितना है? डी एक्स बाई डी टी, तो टी स्क्वायर है ही। कितना हुआ? 6t³ अब इसमें t की वैल्यू पुट कर दो। वही यूज किया है ना। अच्छा, ये वाला बोल रहे हो? ये वाला कैसे किया वर्क एनर्जी से? डी के बाई डी टी, हाँ ठीक है, उससे भी हो जाएगा। हाँ ठीक है। एक फोर्स से पुल कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से पुल कर रहे हैं कि पावर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही एज्यूम कर लेना। इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब प्रैक्टिकली 0, नेग्लिजिबल मान के चलो। और फाइंड
डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर लेना। तो स्टार्ट यहाँ से ही करो। P इज इक्वल टू कितना, F इंटू वी यहाँ था, और F को MA लिख सकते हैं और V, यहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, तो अब पहला जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में करना है, तो A को अब बदल लेते हैं। V तो चाहिए मुझे, है ना, वेलोसिटी चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, तो A को डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म्स में बदल लेते हैं। क्या लिखेंगे, V dV बाई ds। इसको इंटीग्रेट करना है। P कांस्टेंट है, M कांस्टेंट ही रहेगा, तो इस साइड में क्या आ जाएगा, V स्क्वायर डी बचेगा ना, M भी बचेगा, और इधर क्या आएगा, है ना, P कांस्टेंट है, तो इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट 0 तो ये भी 0, हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, P इंटू एस, राइट हैंड साइड में क्या होगा, M, और इसका क्या इंटीग्रल, V³ बाई 3 हो गया। क्या फाइंड करना, तो V चाहिए, तो V के लिए मैं इसको सबको इधर कर लेता हूँ, तो 3PS अपॉन M का नहीं क्यूब रूट हो जाएगा, लिख सकता था वैसे ही, चलो ये लिख देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 3 ये इज इक्वल टू कितना, V, क्यूब रूट ऑफ 3PS बाई M। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। सपोज मैं बहुत छोटा सा टाइम ले रहा हूँ dt टाइम में यहाँ से कितना वाटर निकल जाएगा,
डी टी टाइम में ये यहाँ का पार्टिकल किधर चला जाएगा, वी डी टी हो जाएगा ना। ये कितना डिस्टेंस होगा, वी डी टी ही होगा ना डी टी टाइम में। तो इतने पार्टिकल्स डी टी टाइम में निकल जाएंगे। कितने निकल जाएंगे? हाँ, तो लेट इन डी टी टाइम dm mass hits the wall। तो अब ये dm कितना होगा, dm होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, यही वॉल्यूम होगा ना dt टाइम में। कितना वॉल्यूम है ये, a इंटू वी डी टी। तो इससे ये मास हो गया, ठीक है, इसको रखते हैं अभी। अब ये जब मास हिट करेगा इस वॉल को तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ फाइनल ना, इनिशियल तो है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं लिखूं तो इसमें वर्क किसका किसका हो सकता है, ग्रेविटी को तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स हो सकता है, लेकिन नहीं कर रहा होगा वर्क, क्यों? क्योंकि मोशन ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नॉर्मल फोर्स लग रहा है लेकिन वो जाके इंस्टेंटेनियसली रुक जा रहा है ना। अगर वो डिफॉर्म होता तो वर्क होता, करेक्ट। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ज़ीरो है, और क्या होगा? और कुछ नहीं है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि हीट की भी बात हो रही है यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है ना, ठीक। मतलब कोई चेंज इसमें नहीं है। तो ये ज़ीरो है, ये है कुछ, ये नेगेटिव है, लॉस हो रहा है, और प्लस डेल्टा एच ऐसे ही है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो मुझे डी एच बाई डी टी फाइंड करना है, और वो किसके बराबर आएगा, माइनस डी के बाई डी टी। अब डी के बाई डी टी का क्या मतलब होगा, तो ये जो डीएम मास है इसी की काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा ना। कितना लॉस हुआ होगा, हाफ डीएम वी स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक। लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि ये भी लॉस ही है। तो इससे डी एच बाई डी टी कितना आ गया, प्लस हो जाएगा इधर, और हाफ डी एम बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर। अब डी एम बाई डी टी यहाँ से पुट कर सकते हो, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ से डी एम बाई डी टी, रो ए वी, तो हाफ रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। ये एच सी वर्मा से है क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको एडिट किया है। ये एक चेन है, इसका लेंथ एल है, रेडियस आर है, कुछ एंगल सा प्रिंट कर रहा होगा, यहाँ से इसको रिलीज किया है।
हाँ ये रेफरेंस। तो थीटा डिस्प्लेस हो जाने के बाद चेन अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो एक ले लिया मैंने छोटा सा एलिमेंट। एंगल कहाँ से मेजर करूँ, ऊपर से ही कर लेते हैं। तो ये एंगल कितना ले लो इसको, कुछ बताओ वेरिएबल कोई। हाँ हाँ ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसकी हाइट कितनी होगी, cos फाइव हो जाएगा, है ना। तो मास इसका कितना होगा, नहीं तो मैं इससे कर सकता हूँ ना, m/l, ये मास पर यूनिट लेंथ है, इनटू लेंथ कितना, r इंटू डी। और अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसकी, तो उसमें g और ये हाइट मल्टीप्लाई करना है। तो डी एम इंटू जी इंटू एच, मतलब m/l r g, और h कितना है, cos था, तो r cos फाइव और एक d फाइव। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ क्या वैल्यू थीटा, और यहाँ क्या वैल्यू होगी, थीटा प्लस समथिंग, कितना समथिंग, l/r होगा, है ना एंगल। चेन का एंगल सबटेंडेड कितना होगा, l/r ही होगा ना, करेक्ट। आर्क लेंथ l है, हो गया। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो u इज mr² g/l, और cos का साइन होता है, तो क्या क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस l/r माइनस साइन ऑफ थीटा। देखो तुम्हारा जो चेन है वो यहाँ से यहाँ तक है, उसको कैसे बताओगे, इन टर्म्स ऑफ फाइव, फाइव के टर्म्स में। यहाँ पर इस एंड को फाइव इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, फाइव की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, थीटा के बराबर नहीं होगी, हाँ? और यहाँ पर फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। तो हम इसी की वैल्यू पुट करते हैं, जो यहाँ पर होता है ना, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो इसकी मतलब कह सकते हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी कितनी होगी यहाँ पर, थीटा के बराबर। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट पर होता तो थीटा जीरो हो जाता, तो उसको क्या लिखते हैं, जीरो से लेके l/r तक लिखते उसके लिए, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों एंड्स थीटा से ये होगा डिस्प्लेस हो गए, तो थीटा से स्टार्ट होगा अब चेन, और कहाँ तक है, थीटा प्लस l/r तक है चेन।
तो ये आ गया है पोटेंशियल एनर्जी, तो ए तो हो गया। अब बाकी में मेहनत कम है थोड़ी सी, बी कैसे फाइंड करोगे? तो जितना, हाँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, यही होगा ना? सही लिखा है, करेक्ट। काइनेट वही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ एज्यूम कर लेते हैं, के इनिशियल 0 है, फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये तो फाइनल है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? इसी में थीटा को 0 पुट कर देंगे, आ जाएगा ना वहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो थीटा को 0 पुट कर दो तो क्या आता है? जी बाई एल साइन एल बाई आर, और माइनस फाइनल, फाइनल यही होगा। ठीक है, इतना बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर सकते हैं उसको। तो ये तो कॉमन आ गया, साइन एल बाई आर और क्या है, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एल बाई आर, ऐसा आ रहा है। अब नेक्स्ट में क्या करना है? नेक्स्ट में क्या करना है? पावर डिलीवर्ड मतलब डी के बाई डी टी। हाँ हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में कर लें तो डी थीटा बाई डी टी, फिर ओमेगा लिखना पड़ेगा, और ओमेगा कितना होगा? वी बाई आर होगा। और वी के लिए वापस क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी से ही कुछ कर सकते हैं उसको, मेहनत हो जाएगी, और उतना बड़ा एक्सप्रेशन मैं नहीं चाहूँगा कि लिखो, उसको छोड़ देना बीच में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर करके वी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सी में नेट पावर डिलीवर्ड इज डी के बाई डी टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है, तो एम आर स्क्वायर जी बाई एल, और क्या होगा? इसका तो ज़ीरो हो जाएगा फर्स्ट टर्म का, सेकेंड टर्म का क्या होगा? कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी माइनस इसका कॉस थीटा प्लस एल बाई आर डी थीटा बाई डी टी। क्या बोले फिर से? हाँ हाँ, वो आ जाएगा, लेकिन वो मतलब उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो अभी, वो घर पे कर लेना कभी, मूड अच्छा होगा तो। मूड अच्छा होगा तो तो बुरा होगा तब तो खैर और नहीं करना चाहोगे, है ना? हाँ, कभी फ्रस्ट्रेशन निकालना हो तो किया जा सकता है। कॉस थीटा माइनस कॉस दिस, और डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखोगे? ओमेगा विच इज वी बाई आर, है ना? और v बाई आर के लिए v कैसे फाइंड करोगे? तो यही है, इसको हाफ एम वी स्क्वायर करके फाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा स्क्वायर रूट करके आ जाएगा गंदा सा। ठीक है, अब नेक्स्ट है d।
इसमें क्या कर सकते हो, इसमें क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इसमें जो वेलोसिटी निकलेगी उसको यूज कर सकते हम्म, हैं एमई और एक्सेलरेशन उसको डिफरेंशिएट करेगा। यही है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है तुम्हें, सेम काम करना है, सेम ही रिजल्ट आएगा। के है तुम्हारे पास कितना, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो ये साइन एल बाई आर साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एल बाई आर, तो ये वाला इजी हो जाएगा। इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो तो एम चल हाफ चला जाएगा, एम रहेगा, इसका क्या होगा, टू वी, टू कट गया है ना, और क्या ए, तो पावर को तो एम वी ऐसे भी लिख सकते थे हम डायरेक्टली, और डिफ्रेंशिएट करके यही आएगा, आएगा ना, यही आएगा डिफ्रेंशिएट करके। तो एम आर स्क्वायर जी बाय एल कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एल बाई आर और वी बाई आर। अब देखो इसमें वी कट गया, ये अच्छा हो गया हमारे लिए, है ना। तो अब ये जो ए है वही तो डी वी बाई डी टी है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ना ये वी क्या है, स्पीड है ना यहाँ पर, है ना, स्पीड का स्क्वायर होता है ना, तो उससे क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है। स्ट्रेट लाइन में होता था तो उसको हम डायरेक्टली ए ले लेते थे, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर कितना आ गया, एम जी बाई एल और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एल बाई आर। एम भी कट गया, पहले ही काटना था, तो डी वी बाई डी टी आ गया। अब मुझे फाइंड कब करना था, इनिशियली, मतलब थीटा को ज़ीरो पुट कर लेना है, ठीक है। तो जी बाई एल, हाँ आर छोड़ा क्या, हाँ एक आर छोड़ दिया, ठीक है। तो जी आर बाई एल, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा कॉस एल बाई आर। अब नेक्स्ट टाइम से नया चैप्टर, है ना, कौन सा, क्या करना है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर लेते हैं, चलो वही कर लेते हैं। ऐसे भी थोड़ा आगे ही हो तुम लोग तो कर लेते हैं आराम से, हाँ, ठीक। पीटीएम है ना, हाँ तो इतना लेट नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा जल्दी बुला लेना चाहिए था। तो बच्चों के बिना तो क्या ही बोल पाएंगे हम लोग। कितने लोग बैठे हैं, अब तो मतलब वैसे भी क्या है ना, एंड ही हो गया, अब तो उतना इम्पोर्टेंट रहेगा नहीं, अब तो क्या इनका सेल्फ स्टडी का टाइम है, अब पीटीएम का मतलब नहीं है ज़्यादा, सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी करने का टाइम है अभी। अभी इनको घर पे जितना स्टडी करेंगे उतना फ़ायदा होगा, अब तो क्लास तो ख़त्म होने वाली है, 15 दिन 20 दिन और मैक्सिमम।
थीटा है ना उधर साइन थीटा माइनस चेन का रोटेशन बता रहा हूँ तो ये दूसरे भी चेन का दूसरा पार्ट पहले थीटा लास्ट में दूसरा का चल रहा है तो सारा एलिमेंटल था वो चेन का हम लोग को ये निकालना था अभी जो हमने जो अपने पे डुअल पे डाला है हाँ तो दोनों एंड से एंड्स के दोनों चेन चेन के दोनों एंड्स वो चेन पहले थीटा से स्टार्ट होगा और वो एंड होगा थीटा प्लस एल बाय आर से इलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन में दिया है कि इधर कवर करने के बाद हाँ हाँ उस एलिमेंट से वो हमने इंडिकेट कर दिया इनिशियली वो थीटा पे है ना सबसे ऊपर वाला पॉइंट और सबसे लास्ट वाला पॉइंट थीटा प्लस एल बाय आर सबका रोटेशन मुझे आ गया एल बाय आर से पूरा जितना चेन सेपरेट कर दिया मैंने भी 18 लिखा था यार ये तो नहीं कर मैंने लास्ट में तो 18